हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी बच्चे बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। तो बच्चों, मिट्टी, आप बात देखेंगे यहाँ पर कि हमें मिट्टी के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा। आप सोच के देखिए बच्चों, अगर मिट्टी ना होती तो आप ना होते, क्योंकि मिट्टी के बिना वन नहीं होंगे, वन के बिना आप नहीं होंगे, और आपके बिना ये संसार नहीं होगा। तो मिट्टी का महत्व अब आप समझ चुके हैं। लेकिन आज हम इस चैप्टर में समझेंगे कि हमारे पास मिट्टी के कितने प्रकार हैं और किस तरीके से मिट्टी हमारे जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो चलिए शुरू करते हैं इस इंटरेस्टिंग चैप्टर को हमारी एक्सपर्ट के साथ। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज आपके समाज की कक्षा में हम लोग शुरू करने वाले हैं आपका अध्याय नंबर 14 और आपके अध्याय नंबर 14 का नाम है मिट्टी। ठीक है, तो बच्चों इस अध्याय में सॉइल, ठीक है, इस अध्याय में बच्चों हम लोग सॉइल के बारे में पढ़ने वाले हैं। मिट्टी, हमारे भारत देश में कौन कौन सी मिट्टियां पाई जाती हैं उनके बारे में हम इस अध्याय में चर्चा करेंगे। तो चलिए इस अध्याय को पढ़ना शुरू करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले इस अध्याय को शुरू करने से पहले एक जानने योग्य तथ्य उसे देख लेते हैं। देखिए, मिट्टी कई ठोस, तरल और गैसीय पदार्थों का मिश्रण होती है जो भू परपटी के सबसे ऊपरी सतह में पाई जाती है। तो ये मिट्टी क्या होती है उसका मतलब है। तो बच्चों, मिट्टी क्या होती है? मिट्टी जो है कई सारी चीजों से मिलकर बनी। वो कौन कौन सी चीजें हैं? मिट्टी आपके ठोस, तरल तथा गैसीय पदार्थों से मिलकर बना है। ठीक है, और ये हमारे सतह का सबसे ऊपरी वाला हिस्सा होता है। ठीक है, तो चलिए देखिए, प्रकृति में कुछ ऐसे पदार्थ एवं उपहार विद्यमान है जिन्हें मानव स्वयं पैदा नहीं कर सकता। बच्चों, प्रकृति ने हमें कुछ ऐसी चीजें दी हैं जिनको हम मनुष्य खुद से पैदा नहीं कर सकते, वो प्रकृति की ही देन कहलाती हैं। मानव के जीवन को संचालित करने, उन्हें सुख सुविधाओं से संपन्न बनाने वाले प्रकृति प्रदत्त निःशुल्क उपहारों को प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। तो बच्चों, प्रकृति ने हम मनुष्यों के जीवन को बहुत ही ज्यादा सुखमय बनाने के लिए कुछ संसाधन हमें गिफ्ट के तौर पर दिए हैं, तो वही कहलाते हैं हमारे प्राकृतिक संसाधन। ठीक है, तो चलिए देखिए, मिट्टी प्राकृतिक संसाधनों में से एक है। यह प्रकृति का अनुपम उपहार है। पृथ्वी के अधिकांश भाग को मिट्टी की पतली परत ने ढक रखा है। तो बच्चों, प्रकृति ने हमें जितने भी गिफ्ट दिए हैं संसाधनों के तौर पे, उनमें से सबसे ज्यादा कहता है ना कि सबसे ज्यादा जरूरी हमारी मिट्टी है। ठीक है, तो मिट्टी क्या है? मिट्टी हमारे पृथ्वी के जितने भी भाग है, या कह सकते हो आप अधिकांश भागों को मिट्टी की एक पतली परत ने क्या कर रखा है? घेर के रखा है। ठीक है, इसके बिना पेड़ पौधे नहीं उगाए जा सकते। अगर मिट्टी ही नहीं होती तो आपको पता है कोई भी पेड़ पौधे उगते ही नहीं यहाँ पे। ठीक है, अधिकतर पेड़ पौधे मिट्टी में ही उगते हैं, और बच्चों ज्यादातर जो पेड़ पौधे हैं वो हमारे मिट्टी में ही उगते हैं। वे वायु और सूर्य के प्रकाश की सहायता से अपना भोजन तैयार करते हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों, अब हम पढ़ेंगे हमारे मिट्टी के प्रकार। तो कौन कौन से हमारे मिट्टी के प्रकार होते हैं, तो चलिए अब देख लेते हैं। भौतिक विशेषताओं, जलवायु और चट्टानों के प्रकार में विभिन्नताओं के कारण उत्तरी भारत में विभिन्न प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। तो बच्चों, हमारे भारत देश में जलवायु अलग है। कहीं पे रेगिस्तान है तो कहीं पे पठार है, कहीं पे आपका आइलैंड है तो कहीं पे आपके पहाड़ हैं। तो बच्चों, इनकी वजह से हमारे जो मिट्टियां है वो सब अलग अलग तरीके की होती हैं। ठीक है, तो मुख्यतः मिट्टी निम्नलिखित प्रकार की होती है। तो बच्चों, अब हम लोग हमारे भारत देश में जिस तरीके की मिट्टियां पाई जाती है अभी हम उनको पढ़ेंगे। तो बच्चों, उसको पढ़ने से पहले आप लोगों को ये मैप बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है, इसी मैप के बेसिस पे बच्चों आपको ये पता होगा कि हमारे भारत देश में कितने तरीके की मिट्टियां पाई जाती हैं। तो सबसे पहले जो पाई जाती है वो है हमारी जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, तो जलोढ़ मिट्टी के बाद पाई जाती है काली लावा मिट्टी, फिर लाल मिट्टी, फिर लेटेराइट मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी और रेतीली मिट्टी। तो इतने तरीके की मिट्टियां हमारे भारत देश में पाई जाती हैं। ठीक है, 6 तरीके की है। ठीक है, तो चलिए ये आप लोगों को ये मैप बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले बच्चों हम बात करेंगे हमारे जलोढ़ मिट्टी की। अब ये जलोढ़ मिट्टी हमारी क्या होती है, चलिए देख लेते हैं इसको। यह सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी होती है, इसे दोमट मिट्टी भी कहते हैं। यह अधिकांशतः उत्तरी तथा तटीय मैदानों में पाई जाती है। तो बच्चों, सारी मिट्टी के प्रकारों में जो जलोढ़ मिट्टी होती है सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी होती है, और ये आपकी पाई जाती है उत्तरी तथा तट के मैदानी वाले हिस्से में। ठीक है, यह नदियों द्वारा लाई गई गाद सिल्ट के एकत्र होने से बनती है। अब बच्चों, ये मिट्टी कैसे बनी है? नदियां जब बहती हैं तो ये अपने साथ कई सारा सिल्ट लेकर आती हैं और वो एक जगह इसको क्या करती है? रखती चली जाती है। तो वही हिस्सा हमारा जलोढ़ मिट्टी का मैदान बन जाता है। ठीक है,
खादर तथा बांगर इस मिट्टी के दो रूप है। और हमारी जो जलोढ़ मिट्टी होती है ये दो तरीके में विभाजित की जाती है। एक खादर जलोढ़ मिट्टी होती है और एक बांगर जलोढ़ मिट्टी होती है। ठीक है, खादर मिट्टी बांगर मिट्टी से अधिक उपजाऊ होती है। लेकिन अगर आप इन दोनों में देखोगे, जो खादर वाला हिस्सा होता है ना मिट्टी का, वो ज्यादा उपजाऊ होता है। ठीक है, और हमारे खादर वाले में हम लोग कौन कौन से फसल उगाते हैं? हम उगाते हैं चावल, गेहूं, मक्का, गन्ना इसी मिट्टी में उगाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों एक जानने योग्य तथ्य दिया है, देखिए क्या है। मिट्टी की 1 इंच मोटी परत के निर्माण में हजारों वर्ष का समय लग जाता है। बच्चों आप जानते हैं जो मिट्टी की 1 इंच मोटी परत होती है ना, ये कोई आज नहीं बनी है। इस 1 इंच मोटी परत को बनने में हजारों साल लगता है। इसीलिए बच्चों हमें हमारे मिट्टी की रक्षा करनी चाहिए। ठीक है, अब चलिए बच्चों, जलोढ़ मिट्टी के बाद हम बात करेंगे काली मिट्टी की। अब ये काली मिट्टी क्या होती है देख लीजिए। ये मिट्टी विशेष रूप से दक्षिणी पठारी क्षेत्र के उत्तरी पश्चिमी भागों में पाई जाती है। तो मिट्टी कहाँ पाई जाती है बच्चों? पठार का जो दक्षिण पठार वाला हिस्सा है उसके उत्तर पश्चिम वाले भाग में ये मिट्टी पाई जाती है। यह मिट्टी ज्वालामुखी के लावे से बनती है। अब बच्चों जो एक काली मिट्टी है ना, ये जो ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी से जो लावा निकलता है ये उसी से बना है। ठीक है, इस मिट्टी में कपास तथा गन्ने की पैदावार अच्छी होती है। और काली मिट्टी में बच्चों हमारी कपास और गन्ने की फसल बहुत अच्छी होती है। ठीक है, तो ये हमारे भारत में किन किन राज्यों में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ तथा मध्य प्रदेश वाले हिस्से में ये पाई जाती है। ये मिट्टी अधिक समय तक अपने अंदर नमी संग्रहित करके रख सकती है। और बच्चों काली मिट्टी की एक विशेषता होती है, ये काफी लंबे समय तक अपने अंदर नमी को रख सकती है। ठीक है, तो ये है आपके काली मिट्टी का चित्र। अब बच्चों काली मिट्टी के बाद हमारे भारत देश में एक और मिट्टी पाई जाती है, उसका नाम है आपकी लाल मिट्टी। तो लाल मिट्टी क्या होती है चलिए देख लीजिए। यह मिट्टी अधिक उपजाऊ नहीं होती है। यह मिट्टी कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। लाल मिट्टी अगर आप देखोगे तो काली मिट्टी और जलोढ़ मिट्टी के अपेक्षा ये थोड़ी सी कम उपजाऊ होती है। ठीक है, और ये आपकी पाई जाती है कर्नाटका और आंध्र प्रदेश में। ठीक है, यह बारीक तथा रेतीली होती है और जो इसका टेक्सचर होता है ना रेतीला होता है और ये बारीक होता है। ठीक है, इस मिट्टी में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं बच्चों? इस मिट्टी में मूंगफली, ज्वार, बाजरा तथा दालों की फसलें उगाई जाती है। ठीक है, तो बच्चों आगे बढ़ने से पहले एक जानने योग्य तथ्य देख लेते हैं, वो क्या है। भारत के कुछ भागों में काली मिट्टी को रेगड़ कहा जाता है। ठीक है, तो बच्चों काली मिट्टी का एक और नाम है रेगड़ या रेगूर। ठीक है, इसको कुछ हिस्सों में कहा जाता है। ठीक है, तो ये है आपका काली मिट्टी। चलिए अब बच्चों हमारा चौथे तरीके का मिट्टी जो हमारे भारत देश में पाया जाता है वो है लेटेराइट सॉइल, यानी लेटेराइट मिट्टी। अब ये लेटेराइट मिट्टी क्या होता है आइए चलिए देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए लेटेराइट मिट्टी, यह मिट्टी लौह तत्वों के कारण लाल भूरे रंग की दिखाई देती है। बच्चों देखिए जो लेटेराइट सॉइल होता है ना, लेटेराइट मिट्टी, यहाँ पे हमारे बहुत सारे लौह तत्व पाए जाते हैं। इसी कारण इसका जो रंग है ना वो देखने में लाल और भूरे रंग का लगता है। ठीक है, यह मिट्टी बहुत कम उपजाऊ होती है और बच्चों यहाँ पे लौह तत्व पाए जाते हैं इस मिट्टी के अंदर, इसीलिए ये मिट्टी बहुत कम उपजाऊ होती है। और ये मिट्टी आपकी पाई जाती है, यह मिट्टी अधिकतर पूर्वी तथा पश्चिमी घाटों, ठीक है देखिए ये पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट में ये पाया जाता है। छोटा नागपुर, मेघालय, तमिलनाडु, केरला तथा उड़ीसा के पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। यह मिट्टी घास के मैदानों व पेड़ों के लिए बहुत उपयोगी होती है। ठीक है, चलिए यहाँ पर एक जानने योग्य तथ्य है, वो क्या है देख लीजिए। लेटेराइट मिट्टी अधिकांशतः भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। तो जो लेटेराइट सॉइल होता है बच्चों ये उन हिस्सों में पाया जाता है जहां पे बहुत ज्यादा वर्षा होती है। ओके अब इसके बाद बच्चों हमारी बारी आती है पांचवें तरीके की मिट्टी की, जिसका नाम है बलुई या रेतीली मिट्टी। वैसे नाम से ये पता चल रहा है, ठीक है, ये रेत वाले स्थान पर मिलेगा। तो रेत कहाँ है हमारे भारत देश में? राजस्थान में ज्यादातर है। ठीक है, यह मिट्टी मुख्यतः राजस्थान के मरुस्थल में पाई जाती है। ठीक है, तो ये जो हमारे राजस्थान का मरुस्थल है, जो थार मरुस्थल है हमारा, ये मिट्टी वहीं पे पाई जाती है। ठीक है, यह मिट्टी बारीक तथा रेतीली होती है और ये मिट्टी जो होती है ना बड़ी ही बारीक होती है और इसमें इसमें रेत बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, पंजाब और हरियाणा के कुछ भागों में भी यह मिट्टी पाई जाती है और राजस्थान के अलावा बच्चों ये मिट्टी आपके पंजाब और हरियाणा के कुछ क्षेत्रों में भी पाया जाता है। यह मिट्टी उपजाऊ नहीं होती तथा इस मिट्टी में नमी नहीं ठहर पाती। और बच्चों जो आपकी बलुई या रेतीली मिट्टी होती है ना, ये उपजाऊ नहीं होती है। और उपजाऊ क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें नमी ही नहीं ठहर पाती है। ठीक है, यदि पर्याप्त सिंचाई की जाए तो इसमें खजूर, गेहूं आदि उगाए जा सकते हैं। और सिंचाई की वजह से बच्चों इस मिट्टी पे हम खजूर और गेहूं इत्यादि उगा सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये देखिए ये चित्र आपका बलुई और रेतीली मिट्टी का है। फिर बारी आती है बच्चों हमारे छठवें प्रकार की मिट्टी की, जिसका नाम है आपका वनिया मिट्टी।
मिट्टी, जैसे नाम से ही पता चल रही है वनों में पाया जाता है, ठीक है। तो वनीय मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है। अब ये वन में पाए जाते हैं तो इसका मतलब ये क्या हुआ, बहुत ही ज्यादा उपजाऊ मिट्टी होगी, ठीक है। इस मिट्टी में पेड़ पौधों के सड़े गले अंश मिले होते हैं। और बच्चों ये इतनी ज्यादा उपजाऊ क्यों होती है, ये जो मिट्टी होती है ना, इसमें जितने भी पेड़ पौधे होते हैं जब ये मर जाते हैं, ठीक है, तो ये सड़ते हैं, तो सड़ने के बाद ये कंपोस्ट का काम करते हैं, खाद का काम करते हैं, इसीलिए ये जमीन बहुत ज्यादा उपजाऊ होती है। यह मिट्टी भारत के सभी वन क्षेत्रों में पाई जाती है। और बच्चों ये मिट्टी भारत के हर उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहां पे भी वन होंगे, ठीक है। यह मिट्टी फल, चाय, कॉफी, रबड़ तथा मसाले उगाने के लिए उपयुक्त होती है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर एक जानने योग्य तथ्य वो क्या है, जोग प्रपात संसार में सबसे अधिक ऊंचाई से गिरने वाले प्रपातों में से एक है, ठीक है। तो ये बच्चों देखिए, ये रहा आपका वनीय मिट्टी का चित्र, ठीक है। अब चलिए बच्चों देखते हैं मिट्टी का कटाव, भूक्षरण और उसका संरक्षण। तो ये क्या है, चलिए देख लेते हैं। मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए उसकी उपयुक्त देखभाल करना बहुत आवश्यक है। हमारे खेतों की बहुत ही मूल्यवान और उपजाऊ मिट्टी जल के तेज बहाव में बह जाती है। देखिए बच्चों, हमें मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए उसका देख रेख करना बहुत जरूरी है, ठीक है। आप जानते हो जब हमारे देखिए जब पानी का तेज बहाव आता है तो क्या होता है, कभी कभी ये जो हमारी उपजाऊ मिट्टी होती है ये बह जाती है उनके साथ, ठीक है। इसके फलस्वरूप भूमि अनुपजाऊ हो जाती है। मिट्टी का तेज वर्षा के कारण कट कट कर अपने स्थान से बह जाना भूमि कटाव, भूक्षरण या मिट्टी का कटाव अथवा मृदा अपरदन कहलाता है, ठीक है। तो बच्चों देखिए, जब पानी का तेज बहाव आता है तो जब मिट्टी चली जाती है पानी के तेज बहाव के साथ, तो बच्चों क्या होता है, अब मिट्टी की ऊपरी सतह तो चली गई, तो हमारी जमीन जो पहले बहुत ज्यादा उपजाऊ थी अब ये अनुपजाऊ हो गई है, ठीक है। तो इसी को बच्चों कहा जाता है भूमि कटाव, भूक्षरण या मिट्टी का कटाव अथवा मृदा अपरदन, इसी को कहा जाता है, ठीक है। मिट्टी का कटाव उन स्थानों पर अधिक होता है जहां की भूमि वनस्पति विहीन होती है। तो बच्चों देखिए, अब बारिश आई है तो पानी ज्यादा अपने साथ आई है, बाढ़ आई है, ठीक है। तो बच्चों आप जानते हो जब इतना तेज बारिश का मतलब इतना तेज पानी का बहाव होता है, ये देखिए ये मिट्टी यहाँ पे इतना अपने साथ काट के नहीं ले जा पाएंगे पानी, क्यों, अगर वहां पे पेड़ पौधे लगे होंगे, पर हम मनुष्य क्या करें, पेड़ों को काटते जा रहे हैं। तो पेड़ों के काटने की वजह से पेड़ तो खत्म हो गए, तो उस जमीन को पकड़ के रखने वाला कोई बचा ही नहीं, इसीलिए जब भी पानी का तेज बहाव आता है वो चला जाता है, ठीक है। चलिए, तेज गति से चलने वाली वायु तथा आंधी भी मृदा अपरदन का कारण है, ठीक है। अब देखिए, सिर्फ पानी की वजह से ही मृदा अपरदन नहीं होता है, मृदा अपरदन आपका वायु और आंधी से भी होता है, ठीक है। सामान्यतः मिट्टी का कटाव ढालू भूमि में और नदियों के किनारे पर अधिक होता है, ठीक है। तो चलिए देखिए, अगला क्या है बच्चों, मिट्टी के कटाव, भूक्षरण या मृदा अपरदन को रोकने के लिए योजनाएं चलाई जा रही है। तो बच्चों मृदा अपरदन को रोकने के लिए कई सारी योजनाएं चलाई जा रही है हमारे सरकार के जरिए। इसके लिए वृक्षारोपण अथवा वन लगाया जा रहा है, बहुत लाभदायक है। तो बच्चों जो सबसे आसान तरीका है इसको रोकने का मृदा अपरदन को, वो है वृक्षारोपण। आप जितना हो सके पेड़ लगाइए, ठीक है। पेड़ पौधों की जड़ें मिट्टी को दृढ़ता से जकड़े रहती हैं। हमें पेड़ ही क्यों लगाना है, क्योंकि बच्चों जो पेड़ की जड़ें होती है ना वो मिट्टी को पकड़े होती है, इसीलिए अगर वहां पे पानी का कितना भी तेज बहाव आ जाए वो अपने साथ मिट्टी को, उपजाऊ मिट्टी को लेके नहीं जा सकता, ठीक है। अंततः यह मिट्टी को कट जाने और बह जाने से रोकती है। इसके अतिरिक्त पेड़ पौधों की संख्या अधिक होने से बाढ़ के जल के बहाव की गति मंद हो जाती है और मिट्टी का कटाव रुक जाता है। और जानते हो जब ज्यादा पेड़ पौधे लगे होते हैं तो जो बाढ़ का पानी का तेज बहाव होता है उस बहाव में भी क्या होता है, कमी आ जाती है, क्योंकि उस पानी को भी पेड़ पौधे रोकने में सक्षम होते हैं, ठीक है। तो चलिए बच्चों, यहाँ पे ये हमारा अध्याय समाप्त होता है। अब देखते हैं हमने कौन कौन से महत्वपूर्ण तथ्य इस अध्याय में पढ़े हैं। तो पहला है मिट्टी प्राकृतिक संसाधनों में से एक है। दूसरा हमने पढ़ा है जलोढ़ मिट्टी को दोमट मिट्टी भी कहा जाता है, ठीक है। काली मिट्टी ज्वालामुखी के लावे से बनती है। इसके अलावा बच्चों हमने और क्या पढ़ा है, वनीय मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है। मिट्टी का कटाव उन स्थानों पर अधिक होता है जहां भूमि वनस्पति विहीन होती है, ठीक है। तो चलिए बच्चों, ये रहा हमारा अध्याय। अब बच्चों इस अध्याय को आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ना है और साथ ही साथ इस अध्याय का अभ्यास कार्य भी आपको पूरा करना है, ठीक है। तो चलिए अब मैं आपसे विदा लेती हूँ और मैं मिलूंगी अब आपसे आपकी अगली कक्षा में। तब तक आप सभी अपना बहुत ख्याल रखेंगे। बाय। तो बच्चों यहाँ पर हमने देखा कि अरे बाप रे, मिट्टी के इतने सारे प्रकार, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी,
रेतली मिट्टी, वन्य मिट्टी और भी पता नहीं क्या क्या। और हर एक मिट्टी का अपना अपना महत्व है, क्योंकि वो एक काइंड ऑफ रॉक को ही अपने अंदर जन्म देगी। ठीक है बच्चों, तो आशा करती हूँ कि आपको ये सब कुछ समझ में अच्छे से आया होगा। उसके बाद हमने ये भी देखा कि किस तरीके से मिट्टी को संरक्षित करना, मिट्टी को बचाए रखना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मिट्टी का बनना एक बहुत ही लंबी प्रोसेस है बच्चों। और हम इतना ज्यादा अगर इंतजार करेंगे तो मिट्टी जब तक आएगी तब तक हम ही नहीं रहेंगे। तो आशा करती हूँ बच्चों आपको ये चैप्टर पढ़ने में बहुत मजा आया होगा और आप हर एक चीज की इंपॉर्टेंस को समझे होंगे। अब मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।